स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है? स्टूडेंट्स स्क्रीन नज़र आ यस रही सर। है? यस तो जी आज सर। का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ ए फोर्स वेक्टर फार्मूलेशन। मोमेंट ऑफ ए फोर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। उसमें स्केलर फार्मूलेशन को यूज़ करते हुए हम मोमेंट को फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम उसकी वेक्टर फार्मूलेशन पढ़ेंगे। वेक्टर्स के फार्मूलेशन में हम मोमेंट ऑफ ए फोर्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। In order to formulate the moment of force using vector formulation, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है यूज। जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस एफ या मैट्रिक के अंदर। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी yields द वेक्टर सी which is written as C is equal to A cross B and reads as C equals A cross B। किसी भी दो वेक्टर्स A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट C है वो इक्वल होगा C इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, तो मीन्स A और B को हम मल्टीप्लाई करें, A क्रॉस B जो है वो उनका ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो थर्ड वेक्टर C है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देयर टेल्स। जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट सी का वो कैसे फाइंड करेंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट और साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है, थीटा जो है वो इन दो प्रोडक्ट ए और बी जो वेक्टर्स हैं जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं उनकी टेल्स के दरमियान जो एंगल बना रहे हैं। ठीक है, सर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर जो थीटा है दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा उसको वो थीटा होगा। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई साइन, तो ये आपके पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सर इसी क्या चीज़ है सर, फोर्स है कैसी? वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट। फोर्स के ज़रा फोर्स भी एक वेक्टर है, तो फोर्सेस को भी आप क्रॉस प्रोडक्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ वेक्टर्स ये आप रिव्यू करवा रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक थर्ड वेक्टर सी है। ठीक है, जो कि इक्वल है ए क्रॉस बी के। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा से फाइंड करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड रूल से डिफाइन करेंगे। अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो आप राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझ लगे स्टूडेंट्स? सर ये बात समझ नहीं है सर, डायरेक्शन वाली। आप अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे है सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये डायरेक्शन शो हो रही है, ये ब्लू एरो जो नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में आप ए से बी की तरफ आप करेंगे। ठीक है, कर्ल करेंगे अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो सी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं तो आप राइट हैंड के फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे। समझ लगे? यस सर। ये फिगर नज़र आ रही है ना आपको? फिगर नज़र आ रही है ना? यस सर। और इसमें जो सी वेक्टर है वो हमारा वो है ए क्रॉस बी।
ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। नोइंग बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सी वी कैन राइट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी है मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम अलग कर लेते हैं और डायरेक्शन हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और यू सी जो है वो डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर ए स्केलर ए बी साइन थीटा डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए बी साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड है सी का, और जो यूनिट वेक्टर यू सी है वो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और यूनिट यू सी की डायरेक्शन आप कैसे डिटरमिन करेंगे, वो राइट हैंड रूल से आप डिटरमिन करेंगे। ए से बी की तरफ आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो थंब आपका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी यू सी की यूनिट वेक्टर की या सी की। ठीक है जी, समझ लगे यहाँ तक सब? सर ये वेक्टर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं सर, जी? दो से। जी, ये वेक्टर जो है सर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं या सिर्फ दो होते हैं? जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे सर वो कह रहा है कि अगर दो से ज़्यादा हो तो आप दो का लेंगे ना, दो से उसके बाद थर्ड जो दो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको थर्ड के साथ फाइंड कर लें इसको। उसके बाद लॉज ऑफ ऑपरेशन, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द कम्युलेटिव लॉ इज़ नॉट वैलिड, जो कम्युलेटिव लॉ है वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी जो हो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, रदर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसको राइट हैंड रूल से भी आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। ए क्रॉस बी के लिए आप राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, और बी क्रॉस ए के लिए आप राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे, तो आपका जो थंब है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है बल्कि ए क्रॉस बी जो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। ठीक है, माइनस का मतलब यह है कि डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का यही होगा, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा होगा, जो कि इक्वल होंगे। लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, if the cross product is multiplied by scalar a it obeys the associative law। associative law जो है वो मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिव लॉ है वो वैलिड है। ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसी एक वेक्टर के साथ पहले स्केलर को मल्टीप्लाई करके फिर आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो वो सेम आएगा। ठीक है, ए इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस इंटू ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू ए। ठीक है, मीन आप या ए को किसी स्केलर को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें या किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें, आपका आंसर सेम है। ठीक है, समझ रखिए इसकी एसोसिएटिव लॉ की। यस सर। The vector cross product also obeys the distributive law of addition। distributive law of addition को भी फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है वो क्या है, दो आपके पास अगर वेक्टर्स हैं बी और डी, बी प्लस डी आपके पास एक वेक्टर होगा, उसका आप ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए क्रॉस बी प्लस डी। तो आप इनका सेपरेटली ए क्रॉस बी और ए क्रॉस डी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मीन ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ, ए क्रॉस बी प्लस
ए क्रॉस डी। इस तरह आप किसी ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को उसी तरह से आप जो सर वेक्टर्स को भी कर सकते हैं। सर मतलब इसमें 3 वेक्टर हैं जो मल्टीप्लाई करें ए बी जी, एंड डी। ये 3 वेक्टर्स हैं, ए बी और डी, ठीक है। और आपके पास आप फाइंड आउट कर रहे हैं बी प्लस डी का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं ए के साथ। तो आप जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सेपरेटली दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें और उनको ऐड कर दें, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड करें, ए क्रॉस डी फाइंड करें और उनको फिर आप ऐड कर दें, ठीक है। या आप बी और डी को ऐड कर दें, फिर आप ए क्रॉस बी प्लस डी इनका जो रिजल्टेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ फाइंड कर लें, दोनों सेम होंगे, ठीक है। सर ये रिजल्ट वेक्टर कैसे गिवन होगा, मतलब थोड़ा समझा दें, मतलब जी? गिवन कैसे होगी ये चीज, जी, मतलब सर ये चीज कैसे गिवन होगी, मतलब रिजल्ट वेक्टर कैसे गिवन होगा इसका। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, अगर तो उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं आप। जी जी बी प्लस डी दो वेक्टर्स लेट्स सपोज कोई भी गिवन है, आप उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम ला के थ्रू, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, ठीक है ना। बी प्लस डी एक वेक्टर आएगा, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये दूसरा वेक्टर है। दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। या आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें दोनों के साथ सेपरेटली, ए क्रॉस बी फाइंड कर लें, ये एक वेक्टर होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है ये भी एक वेक्टर होगा और ए क्रॉस डी भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वेक्टर फार्मूलेशन को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं किसी भी फोर्स की मोमेंट फाइंड करने के लिए। The moment of a force F about point O as shown in figure can be expressed using vector cross product as below। कोई भी फोर्स है, ठीक है, लेट्स सपोज ये F फोर्स है, ठीक है। इसकी आप मोमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं इस ई पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। आप किसी भी फोर्स की मोमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो लेट्स सपोज आपके पास एक फोर्स F गिवन है, इस तरह यहाँ पे ये वेक्टर फोर्स गिवन है F। आप इसका मोमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट O विल बी इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है। R भी एक वेक्टर है और F भी एक वेक्टर है। R क्रॉस F आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास मोमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे C की जगह पे M O आ गया, ठीक है। A की जगह पे R आ गया और B की जगह पे F आ गया, ठीक है। सर मोमेंट और मोमेंटम का कोई रिलेशन है या दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, मोमेंट और मोमेंटम का कोई रिलेशन है या दोनों अलग हैं बिल्कुल। नहीं मोमेंट और मोमेंटम डिफरेंट चीज़ें हैं। तो थोड़ा डिफरेंस बता मोमेंट देंगे क्या। की डेफिनेशन मैंने पढ़ी है कि किसी भी फोर्स की जो टेंडेंसी टू रोटेट है उसको हम मोमेंट कहते हैं, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है या रोटेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस कोशिश को हम मोमेंट कहते हैं, ठीक है। जी सर। मोमेंटम जो है वो एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, वो mv से आप कैलकुलेट करते हैं। वो किसी मोमेंट ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है, ठीक है। आप उस ऑब्जेक्ट को अगर वो मूव कर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए या स्टॉप्ड है तो उसको मूव करने के लिए कितनी एफर्ट आपको रिक्वायर्ड है, वो बेसिकली मोमेंटम होता है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। समझ लगी, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। मोमेंटम और चीज़ है, मोमेंट और चीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पे मोमेंट स्टडी कर रहे हैं। सर दोनों में मतलब एफर्ट है ना कि मतलब कितनी एफर्ट लगेगी मूवमेंट कराने में। नहीं एक चीज़ नहीं है। मोमेंट एक रोटेशनल इफेक्ट है, किसी भी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश कर रही है तो हम उसको मोमेंट कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम तो डिफरेंट चीज़ है। मोमेंटम एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है। वो किसी चीज़ को कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो मोमेंटम होगा वो mv के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब सर ये जरूरी नहीं है कि रोटेट करे, बस ये किसी फोर्स में मतलब हो सकता है फोर्स इसका मूवमेंट कराने के लिए।
मोमेंट जो है वो टेंडेंसी है, वो ज़रूरी नहीं है रोटेट हो, लेकिन अगर फोर्स कोशिश कर रही है रोटेट करने की तो वो वो मोमेंट है। इस तरह आप रेंच से कोई नट बोल्ट जो है वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप उसको रेंच के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो उस बोल्ट को रोटेट करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली वो मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है। अब आपने अगर फोर्स कम लगाई है, बोल्ट ज़्यादा टाइट है, तो रोटेट नहीं होगा, लेकिन अगर वो लूज़ है तो रोटेट हो जाएगा। दोनों को इसमें मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मोमेंट जो इफ़ेक्ट है फोर्स का, मोमेंट वो आ रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली रोटेट हो, ठीक है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं इसको रोटेट करने की बोल्ट को, तो मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स जो है वो मोमेंट अप्लाई कर रही है। इस तरह डोर है, डोर को आप क्लोज़ करते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, डोर जो रोटेट होकर क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, तो उसमें रोटेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन जब नट को आप जो है वो लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो नट लूज़ नहीं हुआ, ठीक है, तो तब भी आप मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं। दोनों केसेस में आप मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक केस में रोटेशन हो रही है, दूसरे में रोटेशन नहीं हो रही, लेकिन आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी टेंडेंसी जो है, उसकी जो कोशिश है रोटेट करने की, उसको हम मोमेंट कहते हैं, ठीक है। समझ लगी है? यस सर। जी सर। कि जी वेक्टर फार्मूलेशन के अंदर मोमेंट जो है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं, आर क्रॉस एफ। आप उधर वेट करें, ठीक है जी। जिस तरह आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सी इजिकल टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे एम ओ इजिकल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसमें आर जो है वो क्या है, वो एक पोजीशन वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। आर जो है वो एक वेक्टर है जो ओ पॉइंट से एफ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये ए जो आर वेक्टर है, ये स्टार्ट ओ से होगा, ठीक है, लेकिन एंड जो है वो एफ़ के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी हो सकता है, एफ़ की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर कहीं पे भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों तरफ जो है इंडेफिनेटली एक्सटेंड होती है, ठीक है। मीन ये फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इंडेफिनेटली इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगी। तो पोजीशन वेक्टर जो आर है वो ओ से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से स्टार्ट होगा और लाइन ऑफ एक्शन तक आएगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी वो टच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर दें, या यहाँ पे हेड के ऊपर कर दें, जहाँ पे भी कर दें, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं पे भी आप जो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन दो वेक्टर्स का एफ़ और जो आर, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मोमेंट वेक्टर होगा, ठीक है, एम ओ। समझ लगी जी स्टूडेंट, समझ लगी सर ये थोड़ा फिर से बता देंगे, आपने बताया नहीं। जी। ये सर थोड़ा फिर से बताएं। कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स जब आप फाइंड करते हैं इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट किस दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा? मोमेंट वेक्टर जो है, मोमेंट एक वेक्टर होगा ना, ठीक है। तो वेक्टर जो है, मोमेंट वेक्टर जो है वो किन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा? वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा, ठीक है। आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आर पहले आएगा और एफ वेक्टर बाद में आएगा, ठीक है, आर क्रॉस एफ। अब इसमें आर और एफ क्या हैं? एफ तो फोर्स वेक्टर है, ठीक है, जो कि गिवन होगा, और जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। ओ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आएगा, ठीक है, डायरेक्ट होगा। स्टार्ट ओ से होगा, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर तक कहीं पे भी आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीजिए आर जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, आर जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, आर जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। तो इन दो वेक्टर्स का आर और एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मोमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1। जो मैग्नीट्यूड है वो जिस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं ए बी साइन थीटा, इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसमें थीटा जो वो दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो थीटा होगा। यहाँ पे आप देखें, वेयर एंगल इज द थीटा मेजर्ड बिटवीन द टेल्स ऑफ आर एंड एफ। आप आर और एफ को इस तरह से मूव करेंगे
आर जो है वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे इस तरह से मूव कर लें। अब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है। आर जो है वो मैग्नीट्यूड है इस पोजीशन वेक्टर का, और एफ जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का। आर एफ साइन थीटा से आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, ठीक है। आप आर से एफ़ की तरफ जो है वो आर से एफ़ की तरफ आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब जो है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी मोमेंट वेक्टर की, ठीक है। यहाँ से आर एफ साइन थीटा जो है उसको आप देख लें, यहाँ पे आर एफ साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, एम ओ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और ये इक्वल होगा ऑफ एफ इंटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं, एफ़ को हम जब वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपके पास आर साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं आर साइन थीटा। तो इसमें अगर आप देखें इस फिगर के अंदर, तो जो आर साइन थीटा है वो डी के इक्वल है, ठीक है। ये अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये वाली, तो इसमें जो डी है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। हाइपोटेनस जब इसमें आर है और परपेंडिकुलर जब वो डी है, तो डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा की जगह हम डी पुट कर देंगे, तो हमारे पास एम ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ डी के, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने स्केलर जो फार्मूलेशन थी उसमें पढ़ा था, एम इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। इसमें डी क्या है, डी जो है वो एक लाइन है जो कि आप पॉइंट, जिस पॉइंट पे मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट से ड्रा करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, इस तरह से कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बने, ठीक है। इसमें देखें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये मोमेंट आर्म है, ठीक है। डी जो है वो मोमेंट आर्म है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम पॉइंट ओ टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। तो आर साइन थीटा जो है हमारे पास डी के इक्वल हो गया, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया एम ओ इक्वल टू एफ डी। तो यही फार्मूला हमने पढ़ा था स्केलर फार्मूलेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि स्केलर फार्मूलेशन और वेक्टर फार्मूलेशन जो है वो इक्विवेलेंट हैं, दोनों सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। आप चाहे वेक्टर फार्मूलेशन यूज़ कर लें या स्केलर फार्मूलेशन यूज़ कर लें, ठीक है। स्टूडेंट समझ लगी यहाँ तक सब? यस सर। अच्छा जी। The direction sense of M O are determined by right hand rule as it is applies to the cross product. The sliding R to the dash position, R को हम इस पोजीशन पे स्लाइड कर लें अगर, ठीक है। तो अब यहाँ से R से F की तरफ अगर आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो M O वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि आप हेड्स वाली जो साइड है उस साइड से आप जो है वो आर से एफ़ की तरफ में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। ये हेड जो है वो एक साइड, इसको स्लाइड कर लेंगे आप आर को इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर आप जो है वो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आर से एफ़ की तरफ जो है कर्ल करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मोमेंट ओ एम ओ एनी पोजिशन वेक्टर आर मेड फ्राम पॉइंट ओ टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी यूज्ड एज शोन इन फिगर। अगर आपने किसी पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करनी है किसी फोर्स एफ की, तो जो पोजीशन वेक्टर आपने लेना है वो कोई फिक्स नहीं होगा, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पे भी हमें बता दिया कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ, ये स्टार्ट ओ से होगा लेकिन एफ़ की लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, इंडिफिनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। आप इस फोर्स की एफ़ की मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ओ पॉइंट का अबाउट, तो इसमें डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स बन सकते हैं। R1 भी बन सकता है, R2 भी बन सकता है, R3 भी बन सकता है। किसी भी पोजीशन वेक्टर को लेके आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो मोमेंट जो है वो सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम ओ इक्वल टू R1 क्रॉस एफ इक्वल टू R2 क्रॉस एफ
इज इक्वल टू आर 3 क्रॉस एफ, ठीक है, ठीक है। तो इस समझ लगी यहाँ तक स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ लगी यहाँ पे? आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही है? यस सर। तो जो पोजीशन वेक्टर आपने लेना है वो किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं होगा, वो स्टार्ट ओ से होगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी वो एंड हो सकता है, ठीक है। सर R1 है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, R2 जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, R3 जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह इनमें से कोई भी एक पोजीशन वेक्टर आप सेलेक्ट कर लें, उससे आप जो है वो मोमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उससे डिफरेंस नहीं आएगा, आप चाहे R1 यूज़ करें, चाहे R2 यूज़ करें, चाहे R3 यूज़ करें, सबसे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। यस सर। क्योंकि सब में जो साइन थीटा है वो डी के इक्वल होगा। जब आर साइन थीटा आप फाइंड करेंगे तो वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। हर आप चाहे R3 फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वर्टिकल। R2 फाइंड करेंगे तो भी ये डिस्टेंस डी होगा। R1 से यूज़ करेंगे तो भी डी डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। आप कोई भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लें, जो डी डिस्टेंस है, जो मोमेंट आर्म है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हर पोजीशन वेक्टर से आप डी जो फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ थीटा चेंज होगा। R3 का थीटा और होगा, R2 का लिए जो थीटा वो और होगा, और R1 के लिए जो थीटा है वो डिफरेंट होगा, और इनका जो R साइन थीटा की वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है, तीनों के लिए। Since f can be applied at any point along its line of action and still create this same moment about point O, then f can be considered as a sliding vector। तो अब यहाँ पे हमने देखा है कि f जो है वो इसको लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं पे भी आप ले जाएं, इसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इफ़ेक्ट वही सेम है, ठीक है। एम ओ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। फोर्स को आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी मूव कर लें तो उसका इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सब सेम है, तो इसलिए हम f को जो है एक स्लाइडिंग वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप उसको लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स। इस प्रॉपर्टी को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, कि आप फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं पे भी मूव कर लें, उसका इफ़ेक्ट चेंज नहीं होगा। इस फिनोमेना को हम, या इस रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। समझ ले कि स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यहाँ तक समझ लगी है ना सबको? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आर वेरिग्नॉन्स थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या है? द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। किसी भी फोर्स की जो मोमेंट है किसी एक पॉइंट के अबाउट, वो इक्वल है, किसके इक्वल है? उस फोर्स के कंपोनेंट्स की जो मोमेंट है उसके सम के इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप, इसका मतलब यह है कि अगर आप फोर्स की मोमेंट कैलकुलेट कर लें और एक साइड पे उस फोर्स की मोमेंट कैलकुलेट कर लें और दूसरी साइड पे आप उस फोर्स के कंपोनेंट्स की मोमेंट्स फाइंड करके उनको ऐड कर लें, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। समझ लगी है इसकी? आप एक फोर्स की मोमेंट फाइंड कर लें या उस फोर्स के कंपोनेंट्स बना के उन कंपोनेंट्स की मोमेंट फाइंड करके उनको ऐड कर लें, दोनों जो हैं वो सेम होंगी मोमेंट्स। फॉर एग्जांपल कंसिडर द मोमेंट्स ऑफ द फोर्स F एंड टू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द पॉइंट O। यहाँ पे आप देखें हमने एक फोर्स ली है F, ठीक है, और उसके दो कंपोनेंट जो हैं वो F1 और F2 हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स F है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो दो हैं F1 और F2, ठीक है। हम इस फोर्स की मोमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे O से F के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है।
उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे आर क्रॉस एफ, तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो एम ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगी। ठीक है, यहाँ पे जो बिलो वेक्टर है ये फोर्स है और जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है। एफ ये बिलो जो है वो ये फोर्स वेक्टर है और जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है ओ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ तक। ठीक है, तो बाय क्रॉस प्रोडक्ट हम मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एम ओ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें एफ़ को हम जो है वो लिख सकते हैं F1 प्लस F2। ठीक है, क्योंकि F जो है वो रिजल्टेंट है F1 और F2 का, तो F को हम रिप्लेस कर देते हैं F1 प्लस F2 से। ठीक है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2। ठीक है, समझ लगी यहाँ तक? फ्रेंड्स समझ आ रही है? यस सर। यस यस। ठीक है, दोबारा से देख लें। हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है एफ, उसकी हम मोमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ओ पॉइंट का अबाउट, तो हम ओ पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर लेंगे आर, जो कि ओ पॉइंट से स्टार्ट होगा और एफ़ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट होगा। ठीक है, एंड होगा आके, जो कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमने यहाँ तक ले लिया उसको, ओ से यहाँ तक एफ़ की लाइन ऑफ एक्शन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो मोमेंट वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, आर क्रॉस एफ से आएगा। ठीक है, इसमें एफ़ जो है वो चूँकि F1 प्लस F2 के इक्वल है, क्योंकि F1 और F2 जो हैं वो एफ फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं F इजिकल टू F1 प्लस F2। एफ़ की जगह पे हम F1 प्लस F2 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है क्रॉस प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम आर को F1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर R को F2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2। तो इसमें आप देख सकते हैं R क्रॉस F1 जो है वो क्या है, बेसिकली R क्रॉस F1 क्या है जी, कुछ स्टूडेंट बता सकते हैं R क्रॉस F1 क्या है? सर ये जिसका कंपोनेंट है ना उसका मोमेंट है। हाँ, ये F1 कंपोनेंट की मोमेंट है। ठीक है, इसी तरह R क्रॉस F2 जो है वो क्या है, वो कंपोनेंट F2 की मोमेंट है। ठीक है, तो दोनों की मोमेंट्स को हमने ऐड कर दिया, कंपोनेंट्स की मोमेंट्स को ऐड कर दें या रिजल्टेंट की मोमेंट फाइंड कर लें, दोनों सेम होंगे। ठीक है, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, या इसको हम वेरिग्नॉस थ्योरम भी कहते हैं कि आप रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट फाइंड कर लें या उनके कंपोनेंट्स की मोमेंट फाइंड करके उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लें। ठीक है, दोनों सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की? यस सर। टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के अंदर हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, हम फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके उनकी मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं स्केलर एनालिसिस के थ्रू, और फिर उनको हम अलजेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये आपके पास फोर्स है एफ फोर्स, इसका आपने इसकी मोमेंट आपने फाइंड करनी है ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, एम ओ मोमेंट आपने ओ पॉइंट के अबाउट फाइंड करनी है, तो आपको क्या चाहिए, एफ डी डिस्टेंस चाहिए, एफ और एफ तो मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, डी डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, मोमेंट आर्म चाहिए। अब ये फोर्स की पोजीशन इस तरह से है कि डी डिस्टेंस फाइंड करना जो मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जो मोमेंट आर्म है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मोमेंट आर्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्टेंस फ्राम पॉइंट ओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम पॉइंट ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। ठीक है, फोर्स एफ की लाइन ऑफ एक्शन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, तो इस फोर्स का डिस्टेंस मोमेंट आर्म जो है वो फाइंड करना मुश्किल है। हम क्या करते हैं, फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमने फोर्स को एफ वाई और एफ एक्स कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया।
एफ वाई का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ पॉइंट से वो भी हमें नॉन है, वो जो सपोज ये एक्स है, और एफ एक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो मोमेंट आर्म है ओ पॉइंट तक वो वाई है, वो हमें नॉन है। अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स की मोमेंट्स को फाइंड करके उनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एम ओ इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एफ वाई एक्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ एक्स फोर्स इंटू डिस्टेंस वाई। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये एफ वाई फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये चूँकि दोनों ये क्लॉकवाइज थी, इसको पॉजिटिव ले रही है। एफ वाई जो मोमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, इसको आप नेगेटिव ले लें, या एफ एक्स को पॉजिटिव ले लें और एफ वाई की क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें और काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें। तो इस तरह से आपके पास जो है वो रिजल्टेंट जो मोमेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बजाय इसके कि आप रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट फाइंड करें डायरेक्ट, आप उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स की मोमेंट फाइंड कर लेते हैं और फिर उनको आप ऐड कर लेते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज़ करते हुए। समय लगी यहाँ तक सबको? सही है, रिपीट कर दे थोड़ा। ओके, इसमें आप देखें इस फिगर के अंदर हमारे पास एक फोर्स एफ गिवन है। ठीक है, और एक पॉइंट ओ गिवन है। हम ये चाह रहे हैं कि हम फोर्स एफ की मोमेंट फाइंड करें ओ पॉइंट का, जिसको हमने नाम दिया है एम ओ का। ठीक है, एम ओ जो एक वेक्टर है, मोमेंट वेक्टर है। ठीक है, हम फोर्स एफ की मोमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं ओ पॉइंट का। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम फोर्स एफ इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ करना है सिंपली। ठीक है, ये डी है डिस्टेंस, ओ पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, मींस ओ पॉइंट से आप एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस करे, तो ये डिस्टेंस होगा ये आपके पास मोमेंट आर्म होगा। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डी डिस्टेंस से, तो आपके पास मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर आप जब ये डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन जितने गिवन नहीं है डाटा कि हम ये डी डिस्टेंस फाइंड करें, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी लाइन ऑफ एक्शन को। फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई में। फिर हम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सेपरेटली मोमेंट कैलकुलेट करें और फिर उनको हम ऐड कर दें बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, फिर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, समझ लगी? जी सर। उसमें जब आप कंपोनेंट्स की मोमेंट को ऐड करेंगे तो आपने साइन का ख्याल रखना। ठीक है, एक आपने फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स के साथ पॉजिटिव साइन ले लेंगे और काउंटर क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव ले लेंगे। अगर आपने काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो काउंटर क्लॉकवाइज वाली मोमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे और क्लॉकवाइज वाली के साथ नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप किसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें या काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें। इसमें एग्जाम्पल देख लें, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ये फोर्स है F = 5 किलोन्यूटन और ये O पॉइंट गिवन है। हमने इस फोर्स की मोमेंट कैलकुलेट करनी है O पॉइंट का वो। ठीक है, तो हम एफ डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। ओ पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो लाइन ऑफ एक्शन को 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस करे। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास मोमेंट आर्म होगा, ये वाला डिस्टेंस डी। ठीक है, द मोमेंट आर्म डी कैन बी फाउंड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से हम डी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल यूज़ करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली, जिसका जो बेस है वो डी है। ठीक है, और ये आपके पास जो है डी जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हाइपोटेनस है, सॉरी ये हाइपोटेनस है जो डिस्टेंस है 3 मीटर। ये रॉड की जो लेंथ है ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डी है ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल जो है वो 75 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो
जो परपेंडिकुलर है डी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाई थीटा 75 डिग्री, तो ये आपके पास डी डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो डी को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी है? सर ये डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं? कौन सा डी डिस्टेंस? जी सर। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिस पे ये मैं माउस जो वो मूव कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये एंगल जो है वो ये 75 है। इसके सामने वाली जो साइड है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके साथ वाली साइड ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, समझ लगी है? जी सर। तो इसमें अगर आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, हाइपोटेनस गिवन हो, तो आप जो वो साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास डी है और हाइपोटेनस जो वो 3 मीटर है और थीटा जो वो 75 डिग्री है। तो हाइपोटेनस जो वो दूसरी साइड पे जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। डी इज इक्वल टू हाइपोटेनस 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, जी सर। मैंने आपको बताया था ना, जो एंगल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी जो है परपेंडिकुलर है और 3 मीटर जो डिस्टेंस है, रॉड की जो लेंथ है, ये हाइपोटेनस है और एंगल जो है 75 डिग्री गिवन है। तो इस तरह से डी आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद एफ डी से आप मोमेंट फाइंड कर लें। एफ गिवन है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 2.898 मीटर, तो ये 14.5 किलो न्यूटन मीटर आपके पास मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ये मोमेंट ऐसे अप्लाई हो रही है, फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है, तो ये इस पॉइंट को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज का आपको साइन करना। उसके बाद दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका क्या है कि आप जब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, एफ फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, एफ एक्स और एफ वाई। अब ये थीटा गिवन है। ठीक है, जिस कंपोनेंट्स थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आ जाएगा और उसके सामने वाला अपोजिट जो होगा वो साइन थीटा के साथ आ जाएगा। तो ये 45 डिग्री जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है, तो एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आ जाएगा 5 इंटू कॉस 45, और जो वाई कंपोनेंट है वो 5 इंटू साइन 45 के साथ आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद इन कंपोनेंट्स की मोमेंट फाइंड करनी। ठीक है, ये आपके पास एफ एक्स फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जैसे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है एफ एक्स की, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो से वो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 30। ये आपके पास, ये अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें ये वाली, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो साइन 30 से आएगा, डी वाई आएगा। ठीक है, ये डी वाई है और ये डी एक्स है, ये कॉस 30 के साथ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कॉस 30 के साथ आ जाएगा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये साइन 30 के साथ आ जाएगा। एफ एक्स को आप इसके जिस डिस्टेंस से मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स की मोमेंट आ जाएगी, और ये एफ वाई को आप इसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ वाई की मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, इनको फिर आप ऐड कर देंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एम तो रिजल्टेंट मोमेंट आपका जी सर ये वाई डाउनवर्ड क्यों लिया? लेकिन ये एफ वाई, ये एक्चुअल डायरेक्शन ये है ना। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये नीचे की तरफ, तो एफ एक्स एफ वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, इन डिस्टेंसेस के समय लगी है डी एक्स और डी वाई की। डी एक्स बेसिकली एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंट आर्म है वो है, और डी वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में मोमेंट आर्म है। ठीक है, तो एफ एक्स को हम डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डी वाई जो है वो एफ एक्स का मोमेंट आर्म है,
और जो डी एक्स है वो एफ वाई का मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो इसमें लेट्स सपोज ये साइन हमने यूज़ कर लिया, हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं वो पॉजिटिव आ जाएंगे। एफ एक्स फोर्स जो है ये इस तरह से अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, पॉइंट ओ इधर है, इसको जब आप यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, एफ एक्स को यहाँ पे मूव कर लें। हमने भी पढ़ा है कि हम इसको किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट। आप इसको यहाँ पे मूव कर लें, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। अब आप देखेंगे तो ये ऐसे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ओ पॉइंट का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एफ एक्स इंटू डी वाई। एफ एक्स फोर्स मैग्नीट्यूड है और डी वाई जो है वो मोमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह एफ वाई जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। इसका जो मोमेंट आर्म है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये है, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ तक एक्सटेंड करें ओ पॉइंट के सामने तक, तो जो ये लाइन है ये आपके पास जो है वो मोमेंट आर्म होगी जो कि डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो एफ वाई इंटू डी एक्स इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समय लगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सिंपल रिजल्टेंट फोर्स को मोमेंट उसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करके मोमेंट फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने उसको रिजल्टेंट्स में रिजॉल्व करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके उन कंपोनेंट्स की मोमेंट फाइंड की और फिर उसको ऐड कर लिया, ठीक है। दोनों से हमारे पास आंसर जो है वो सेम आया, ठीक है। तो ये जो प्रूव है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का या वेरिगनॉस थ्योरम, समझ लगी है। जी सर। उसके बाद ये एग्जांपल 2 है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगर समझ ना आए तो फिर आप क्लास में पूछ लीजिएगा। सेम उसी तरह से आपने फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, डी वाई जो है वो 0.2 मीटर गिवन है और डी एक्स जो है वो 0.4 मीटर गिवन है। ये थीटा गिवन है वर्टिकल एक्सिस के साथ। इसके बाद फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो cos 30 के साथ आएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो sin 30 के साथ आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो cos 30 के साथ अब हमने कैलकुलेट किया cos थीटा के साथ, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो sin थीटा के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। यस सर। बाकी प्रोसीजर सेम है। अपना डिपार्टमेंट पानी के इंजीनियर को अपना डिपार्टमेंट में पानी ठंडा है गर्म पानी का दूसरे इस्तेमाल में ठंडा पानी नहीं लगता दूसरे ठंडा बड़े कूलर लगे हैं सर वो ठंडा अपनी यार तो जावे को सामने लगा और इधर लगा कोई जो पीके है वो बड़ा पानी जब तक क्या को नहीं पड़ना तो आज तकरीबन 8-10 हो गया जिस स्टूडेंट समझ लगी सब। जी सर लग। तो कुछ केसेस में हमारे पास ये डिस्टेंस, जिस तरह यहाँ पे हमने ये डी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल होता है, जबकि ये डी एक्स और डी वाई डिस्टेंसेस फाइंड करना इजी होता है। फिर हम ये करते हैं, हम ये वाला प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं, हम कंपोनेंट्स के मोमेंट्स फाइंड करके फिर हम उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। दोनों सीआर्स अपनी अटेंडेंस लगा कर मुझे सेंड कर दें। इसकी जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूँगा।